नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय उत्सव पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 18 पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द जीडीपी कॉन्सेप्ट। ओके, जीडीपी कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, 2-3 लेक्चर लगेंगे फ्रेंड्स जो है समझने में। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड का कंपेयर करेंगे, और साथ ही साथ में जीडीपी का यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलिटी क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जीडीपी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced within the territorial boundary of a country using domestic resources during a given period of time, usually 1 year। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है फ्रेंड, जितना भी प्रोडक्ट और सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमने प्रोड्यूस की हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी हमने प्रोड्यूस की हैं एक कंट्री के अंदर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक ईयर के अंदर में, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को जोड़ने पर फ्रेंड्स हमें मिल जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वी विल गेट दैट। ओके, तो थोड़ा सा टर्म समझते हैं। देखो, टेरिटोरियल बाउंड्री का मतलब कंट्री के अंदर होना चाहिए, यूजुअली 1 ईयर यानी गिवन टाइम पीरियड होना चाहिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है, ये टर्म थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, तो कार बन करके फैक्ट्री से निकल करके और कस्टमर के सामने है, अब वो कस्टमर उसे चला सकता है, तो उसे फ्रेंड जो है फाइनल गुड्स कहेंगे, फाइनल चीज़ें कहेंगे। ठीक है, उसके पहले कार की चेचिस बनी होगी कहीं पर उसके टायर्स बने होंगे फ्रेंड्स, ओके, कहीं पर उसकी स्टीयरिंग बनी होगी, कहीं पर उसके जो है ब्रेक पैड्स वगैरह बनेंगे, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये फाइनल गुड्स नहीं होते हैं। जब एक चीज़ एकदम फाइनली रेडी हो यूज करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम जो है क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोल देते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए जो है एसी आपने लगवाई, तो एसी जब आपके घर में इंस्टॉल कर दी जाए या करने के लिए एकदम रेडी हो, तो फ्रेंड्स उसे हम फाइनल गुड्स बोल देंगे। ठीक है, या रेडी हो कि हाँ भाई एसी अब लगा देंगे। फ्रिज आपके घर पे आ गया, खरीदा आपने, आपके घर पे आ गया, तो जो फ्रिज आया वो आपका फाइनल गुड्स है। उसके पहले जो कुछ भी हुआ उसे फाइनल गुड्स नहीं बोलेंगे। कई सारी स्टेजेस से चीज़ें गुजरती हैं, हम उन्हें जो है फाइनल गुड्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स जो है जीडीपी जरूरी क्यों है, कई सारी वजहें हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक साइज एंड ग्रोथ रेट। कंपनी का इकोनॉमी मतलब कंट्री का, किसी देश का इकोनॉमी में साइज क्या है, उसकी इकोनॉमी कैसी है। ओके, तो पूरे इकोनॉमी का मतलब जो है हमारे देश का इकोनॉमी जो साइज है 5 बिलियन की है, 10 ट्रिलियन की है, क्या स्थिति है वो बताता है। जीडीपी ग्रोथ क्या कर रही है, कितना रेट चल रहा है अभी हमारे, किस स्पीड में हम 6.5 8.5 कितना चल रहा है वो हमें बताती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय पॉलिसी मेकर, इन्वेस्टर और बिजनेसेस। मतलब जीडीपी अगर हमें पता होगा तो उसी हिसाब से जो हमारे देश की सरकार है, आरबीआई है, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ अच्छा समय चल रहा है, ख़राब समय चल रहा है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। ओके, इट इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज इंटरेस्ट रेट एंड फिस्कल मेजर। मतलब भाई जीडीपी के हिसाब से ही सरकार इंटरेस्ट रेट और जो भी वित्तीय डिसीजन लेने हैं वो सारे डिसीजंस लेती है। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स जीडीपी कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पर देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक कंट्री के अंदर पूरे साल के अंदर में, पूरे ईयर के अंदर में कितना जो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, उसी की मार्केट वैल्यू को अगर जोड़ लिया जाए तो उसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें बताता है कि भाई कंट्री का इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी साइज क्या है, कंट्री की ग्रोथ रेट कैसी है। डिसीजन मेकिंग में भी फ़ायदा करता है जीडीपी, पता हो तो पॉलिसी मेकर अपनी पॉलिसी उसी हिसाब से बना सकते हैं। जीडीपी जो है प्रभावित करती है पॉलिसी डिसीजंस को भी कि हाँ भाई इंटरेस्ट रेट क्या रखना है और सी चीज़ों को, कितनी स्पेंडिंग करनी है गवर्नमेंट को, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ों को अभी प्रभाव ये डालती है। ठीक है, अब आता है फ्रेंड जो है जीडीपी कॉन्सेप्ट। जीडीपी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कुछ टर्म है, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, उनके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कॉस्ट, इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्ड आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गुड्स आर सर्विस। मतलब कह रहे हैं कि किसी गुड्स या सर्विस को बनाने के लिए जितनी भी
जो है चीज़ें खर्च हुई हैं, जितने भी फैक्टर्स लगे हैं, उनकी टोटल कास्ट को ही फैक्टर कास्ट कहा जाता है। जैसे अगर मान लो कोई बिल्डिंग है तो उसमें हमने रेंट पे किया होगा, प्लस उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया होगा, प्लस एम्प्लॉय को सैलरी दे रखी होगी, प्लस मशीनरी जो है हमारी चली होगी उसका कंजम्पशन, प्लस जो है रॉ मटेरियल लगा होगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है जितना भी इसमें खर्चा हुआ, मान लेते हैं ये सारा खर्चा मिला करके 100 रुपये का हुआ, तो फ्रेंड्स इसे ही फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो सारे फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टर की वजह से ये पूरा डेटा बना है, पूरा जो है मतलब प्रोडक्ट बन पाया है इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, जैसे मेरी कोचिंग है तो मेरे में फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, फैक्टर कॉस्ट क्या होगी भाई, देखो हमारे पास में एक टीम होगी एम्प्लॉय की जो कि ये सारा कंटेंट तैयार करती होगी, प्लस मैं आपको टीच करता हूँ, मेरी भी कुछ मेहनताना होगी, प्लस जो है मैंने ऐप, मान लीजिए मेरा ऐप है तो ऐप के भी कुछ खर्चे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो है मेरा जो टोटल पैसा लग गया, इसे ही मैं फ्रंट फैक्टर कॉस्ट कहूँगा। क्या बोलूँगा? फैक्टर कॉस्ट कह दूँगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट में समझ लिया हमने कि मतलब इन्हीं फैक्टर्स की वजह से मेरा प्रोडक्शन हो पाया है। ये जो डेटा आपके सामने है, क्लास आपके सामने है। बेसिक प्राइस क्या होता है? तो बेसिक प्राइस इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द परचेजर फॉर यूनिट ऑफ गुड्स आर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एज ए आउटपुट प्लस एनी टैक्सेस पेबल माइनस एनी सब्सिडी रिसीवेबल ऑन दैट यूनिट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन आर सेल। ये सारी बातें छोड़ दीजिए, सिंपल भाषा में समझिए कि बेसिक प्राइस में फैक्टर कॉस्ट तो रहेगी ही, प्लस प्रोडक्शन के जो टैक्सेस लगे हैं माइनस प्रोडक्शन में जो सब्सिडी मिली है, ये होता है मतलब फैक्टर कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों को लगा करके हमारे 100 रुपये खर्चा हो गए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उनका बिल। ठीक है, तो 100 रुपये हमारी, मतलब जैसे मेरा कोर्स बनाने में मुझे कुल 100 रुपये का खर्चा लगा, कुल मेरा जो खर्चा है 100 रुपये, प्लस इस पर मान लो सरकार जो है 10 रुपये का टैक्स लगाती है। सरकार के वो टैक्स मुझे देना पड़ेगा। किसका टैक्स सर? प्रोडक्शन का टैक्स। तो मान लो इस पर मुझे प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पे। प्रोडक्शन टैक्स, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो टैक्स लगता है सरकार के द्वारा, उसे प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। सामान को बनाने में टैक्स लगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि सरकार, जैसे जीएसटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी तो बाद में लगेगा, जब मैं इसे बेचने के लिए जाऊँगा तब लगेगा। अभी मैं सिर्फ चीज़ें बना रहा हूँ, उस समय जो टैक्स लगता है फ्रेंड्स, उसे प्रोडक्शन टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो प्रोडक्शन टैक्स 100 रुपये लगे, 10 रुपये लगा, और सरकार ने मुझे सब्सिडी दे दी 6 रुपये की, कि चलो तुम बच्चों का जो है पढ़ाते हो, भला करते हो, तो 6 रुपये तुम्हें सब्सिडी दे दी। तो 10 रुपये जो प्रोडक्शन टैक्स लगा वो, और माइनस 6 रुपये जो सब्सिडी मिली वो, इन तीनों को जोड़ करके हमारा जो प्राइस आया फ्रेंड्स वो 104 रुपये आया। इसी 104 रुपये को ही बेसिक प्राइस कहेंगे। ठीक है, हमारा फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपये, और हमारी बेसिक प्राइस कितना आया? 104 रुपये। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह शामिल हो गया। तो यानी फैक्टर कॉस्ट में बिना टैक्स के बात करते हैं, बेसिक प्राइस में टैक्स को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बात की किसकी? प्रोडक्शन टैक्स की। किसकी बात की सर हमने? प्रोडक्शन टैक्स की। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स पढ़ लेते हैं यहीं पर ही, ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। देखिए प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी क्या होती है? प्रोडक्शन टैक्सेस सब्सिडी आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दें, जो प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी होती है फ्रेंड, वो कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की, एक कार बनाई, 1 लाख कार बनाई, उससे इंडिपेंडेंट होती है, कोई लेना देना नहीं है। इवन इट इज मोस्ट ऑफन इम्पोज्ड इवन इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। ये देखिए, मतलब आप कोई प्रोडक्ट मत बनाइए, आपने फैक्ट्री खरीद ली, आपने फैक्ट्री डाली हुई है, एक भी कार नहीं बनाते, तो भी फ्रेंड्स आपके ऊपर प्रोडक्शन टैक्स लगाया जा सकता है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो मतलब पहली चीज कि भाई इसमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, 1 कार बनाओ, 1 लाख कार बनाओ, हमें मतलब नहीं है। इवन एक भी कार मत बनाओ, तुम्हें जो है प्रोडक्शन टैक्स, कार के बनाने में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में जो टैक्स लगा है वो देना पड़ेगा। तो अब प्रोडक्शन टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो प्रोडक्शन टैक्स जो है एक टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर। ठीक है, क्वांटिटी के इररेस्पेक्टिव, क्वांटिटी कितनी उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एग्जांपल्स के तौर पर देखें, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन टैक्स जो है लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अगर आपके पास फैक्ट्री है, ज़मीन है, तो उसका रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा। स्टैंप की फीस, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ेगी। प्रोफेशन टैक्स देना पड़ेगा। पोल्यूशन टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। देखिए पोल्यूशन टैक्स बेस्ट एग्जांपल होगा प्रोडक्शन टैक्स का, कि मतलब
प्रोडक्शन पोल्यूशन टैक्स, आपसे पोल्यूशन के ऊपर टैक्स वसूला जा रहा है। भले ही एक भी जो है आप वो बनाएं या ना बनाएं, कार बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपको ये पोल्यूशन टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैम्प फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, प्रोफेशन टैक्स हो गया और पोल्यूशन टैक्स। फ्रेंड्स ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, जो है प्रोडक्शन टैक्स की। प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है? अ प्रोडक्शन सब्सिडी इज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी कोई गुड्स और सर्विसेज बना रहा है उसको जो वित्तीय सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, उसे ही प्रोडक्शन सब्सिडी कहा जाता है। इसमें प्रोडक्शन सब्सिडी में क्या होता है? सब्सिडीज टू रेलवे, सब्सिडीज टू फार्मर्स, सब्सिडी टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडीज टू कॉर्पोरेशंस और कोऑपरेटिव्स। मतलब सरकार क्या करती है? रेलवे को सब्सिडी देती है, सरकार क्या करती है? किसानों को सब्सिडी देती है, खादी एवं ग्राम उद्योग को सब्सिडी देती है, कॉर्पोरेट यानी कंपनियों को सब्सिडी देती है। तो बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो आई बिलीव कि अब आपको प्रोडक्शन टैक्स थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये जरूरी था। ठीक है, तो हमने देखा कि बेसिक प्राइस में क्या होता है फ्रेंड्स, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? किसी चीज़ को बनाने में एक्चुअल में मुझे कितना खर्चा पड़ रहा है, जैसे मेरी कंपनी है तो मुझे कितना खर्चा पड़ रहा है, उसे फैक्टर कॉस्ट कहिए, मुझे, मेरा खर्चा। प्लस अगर उसमें आप टैक्स जोड़ दीजिए, प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सरकार जो टैक्स वसूलती है, जैसे पोल्यूशन टैक्स वगैरह, तो वो आप जोड़ दीजिए। प्लस सब्सिडी कितनी दी सरकार ने, मान लेते हैं, है ना, सब्सिडी हमारी एमएसएमई को सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी कितनी मिली उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो अगर फैक्टर कॉस्ट 100 रुपये है और टैक्स 10 रुपये का लगता है और सब्सिडी 6 रुपये की मिलती है, तो हमारा प्रोडक्ट फाइनल 104 रुपये का होता है। 6 रुपये सब्सिडी मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने आपको 6 रुपये की छूट दे दी। एक तरीके से 6 रुपये तुम्हें दे दिए कि जाओ ऐस करो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये में से 6 रुपये मत देना हमको, तुम्हें सब्सिडी दे दी मैंने। ठीक है, जैसे सिलेंडर 1000 रुपये का गैस सिलेंडर होता है, सरकार बोलती है हमने तुम्हें 200 की सब्सिडी दे दी, तो आप कितना पे करते हैं? 800 रुपये पे करते हैं, काइंड ऑफ दैट हो वही। तो ये हो गया फ्रेंड बेसिक प्राइस। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। जिस दाम पर किसी चीज़ को आप मार्केट में बेचते हैं उसे फ्रेंड्स मार्केट प्राइस कहा जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, इनपुट प्राइस और प्रॉफिट। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो प्रोडक्शन में, किसी चीज़ के प्रोडक्शन में सैलरी देंगे, वेजेज, रेंट देंगे अगर आपकी ज़मीन है, मकान है, क्या है, इंटरेस्ट देंगे अगर आपने पूंजी ले रखी है, इनपुट में कुछ प्राइस लगेगा, रॉ मटेरियल, कुछ प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें जोड़ करके ही आपका मार्केट प्राइस बनता है। तो अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो सर बेसिक प्राइस जो था, जो बेसिक प्राइस था उसमें प्रोडक्ट टैक्स और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, हमने पहले क्या सीखा सर? हमने पहले सीखा फैक्टर, सबसे पहले हमने फैक्टर कॉस्ट के बारे में सीखा। किसके बारे में? फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने देखा सर बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस में हमने देखा कि भाई फैक्टर कॉस्ट होता है प्लस प्रोडक्शन टैक्स होता है और माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी होती है। ध्यान दें, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी होती है। प्रोडक्शन है, ध्यान दें, प्रोडक्शन है ये। और यहाँ क्या है सर? प्रोडक्ट है, फर्क है दोनों में, इसीलिए मैंने प्रोडक्शन आपको समझाया था वहाँ पे। यहाँ पर कौन सा टैक्स लग रहा है? प्रोडक्शन टैक्स। वापस आते हैं, फार्मूला दोबारा से देखिए। देखिए बेसिक प्राइस में फैक्टर कॉस्ट होगी प्लस प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन है, नीचे वाले में प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। ये प्रोडक्ट को बनाने में प्रोडक्शन में जो टैक्स लगा वो बात हो रही है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको पोल्यूशन का दिया हुआ है, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी। ओके, तो ये हो गई सर बेसिक प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मार्केट प्राइस इक्वल टू बेसिक प्राइस, यानी कि उससे आगे बढ़े। पहले फैक्टर कॉस्ट था, फिर बेसिक प्राइस था। ये कितना था फ्रेंड्स? अगर आपको याद हो, ये 100 रुपये था और जो है आपका बेसिक प्राइस कितना आ रहा था? 100 रुपये, यानी फैक्टर कॉस्ट में 10 रुपये का वो और 6 रुपये की सब्सिडी, 10 रुपये का टैक्स, 6 रुपये की सब्सिडी, तो 104 रुपये आ रहा था। तो यहाँ फ्रेंड्स जो है आपका कौन यूज हो रहा है सर? 104 रुपये यूज हो रहे हैं। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? बेसिकली फ्रेंड्स हम 104 रुपये यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिड यू गेट द पॉइंट? तो बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट का टैक्स जोड़ते हैं और प्रोडक्ट की सब्सिडी जोड़ते हैं। नाउ हियर कम्स द जीएसटी। यहाँ पर फ्रेंड्स जीएसटी लगती है। हम प्रोडक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल दें तो यहाँ जीएसटी लगेगी। ठीक है, तो मेरा कोर्स बनने में फ्रेंड्स, मेरा कोर्स बनने में फैक्टर कॉस्ट मेरी लगी थी 100 रुपये की। फिर उसके बाद में बेसिक प्राइस फ्रेंड्स मेरा 104 रुपये आया था। कैसे आया था? फैक्टर कॉस्ट में
टैक्स जोड़ा था, प्रोडक्शन टैक्स जोड़ा था और सब्सिडी घटाई थी, तो 104 आया था। ठीक है, नाउ हियर कम्स द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक प्राइस, यानी कि हमारा बेसिक प्राइस क्या है 104 रुपये प्लस प्रोडक्शन टैक्स। अब मान लेते हैं यहाँ पर जीएसटी लग जाती है 10 रुपये की, और सरकार मान लो हमें 5 रुपये की जो है वो सब्सिडी दे देती है प्रोडक्ट पर। तो अब हमारा प्राइस कितना हो जाएगा 109 रुपये। कितना हो जाएगा 109 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस। ओके, तो ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने आपको तीनों चीज़ें समझा दी। फैक्टर कॉस्ट, किसी चीज़ को बनाने के लिए वेयर मिनिमम कितना पैसा खर्चा होता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस होता है आपका फ्रेंड जो है प्रोडक्ट में। फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स जोड़िए और सब्सिडी को घटा दीजिए, वो बेसिक हो जाता है। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, जितने रेट पर हम मार्केट में बेचते हैं, जिस रेट पर हम बेचते हैं उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। इसमें वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, इनपुट प्राइस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रोडक्शन टैक्स भी देख लिया था। ध्यान कीजिए, प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज में हमने ये पूरा देखा ना, पोल्यूशन टैक्स वगैरह सब्सिडी में, रेलवे की सब्सिडी वगैरह। इसी तरीके से प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सर्विसेज भी होती हैं, सब्सिडी होती है। प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज। प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या होती है, प्रोडक्ट टैक्सेस सब्सिडीज डिपेंड अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है वो क्वांटिटी पर निर्भर करेगा। एक कोर्स बेचोगे मान लो 1000 रुपये का, तो इस पर 18% का जीएसटी लगेगा, यानी 1180 रुपये का बिकेगा हर एक कोर्स। वहाँ प्रोडक्शन टैक्स में क्या था, प्रोडक्शन टैक्स में था कि तुम चाहे एक कार बनाओ और चाहे 1 लाख कार बनाओ, हमको मतलब नहीं, हमको पोल्यूशन टैक्स 1 लाख रुपए साल का चाहिए, बस बात खत्म। इवन तुम्हारी फैक्ट्री बंद रहे, मुझे मतलब नहीं, मुझे 1 लाख रुपए प्रोडक्शन टैक्स के नाम पर पोल्यूशन टैक्स चाहिए। ठीक है, तो एक फर्क होता है भाई कि ये क्वांटिटी पर निर्भर करता है। दूसरा, प्रोडक्ट टैक्स आर सब्सिडीज आर पेड आर रिसीव्ड ऑन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन टैक्स देता है हर यूनिट पर दिया जाता है, और सब्सिडी जो मिलती है वो भी पर यूनिट पर बनती है। यानी अगर 1000 यूनिट बनाई हमने तो 1000 यूनिट पर सब्सिडी मिलेगी। अगर हमने 20,000 यूनिट बेची तो 20,000 यूनिट पर हमें मिलेगी। प्रोडक्ट टैक्स में क्या क्या चीज़ आती है, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, जीएसटी वगैरह सब इसी में आ जाता है। प्रोडक्ट सब्सिडीज में क्या आ जाती है फ्रेंड, जैसे फूड पर सब्सिडी मिल गई, पेट्रोलियम पर सब्सिडी मिल गई, फर्टिलाइजर सब्सिडीज मिल गई, इंटरेस्ट सब्सिडी जो दी गई किसानों को, हाउस होल्ड्स को जो भी मतलब सब्सिडी इंटरेस्ट में दी गई, तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स प्रोडक्ट टैक्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये क्या चल रहा है, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करेंगे, क्या होता है समझते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी लेस, उसमें से माइनस करिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्या बकवास है ना, आपका मन कर रहा हो कि क्या बकवास कर रहा है हो रही है। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, जितनी भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की गए एक पर्टिकुलर एरिया में, उनकी वैल्यू उसमें से घटा दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, और ये निकालिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 साल इसके लिए, तो उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, समझाते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, रेफर्स टू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर करता है कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज किया गया है, इसमें रॉ मटेरियल, सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है सर, मैं समझाता हूँ। पहले हम ये एग्जांपल देखेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एकदम क्लियर हो जाएगा। इमेजिन अ फार्मर ग्रोज व्हीट एंड सेल इट टू द मिलर फॉर 100 रुपये। यानी एक किसान ने गेहूं उगाया और उसने जो है उसको बेच दिया मिलर बोले तो जो चक्की वाले, आटा चक्की वाले को बेच दिया 100 रुपये में। ठीक है, द मिलर ग्राइंड्स द व्हीट इनटू फ्लोर। तो मिलर ने क्या किया, गेहूं को पीसा और आटे में बदल दिया और इसको बेकरी वाले को बेच दिया 150 रुपये में। कितने में बेचा सर, 150 रुपये में। बेकर यानी बेकरी वाले ने इस आटे का यूज करके ब्रेड बनाया और ब्रेड को बेच दिया कंज्यूमर को 200 रुपये में। ठीक है, सो जीडीपी विल बी 200 रुपये। गुड प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान दीजिए, जीडीपी क्या होती है, प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स और सर्विस क्या है, हमारी ब्रेड है। फाइनल गुड्स और सर्विस क्या है, देखो गेहूं लगा, पीसा गया, आटा बना, आटे से ब्रेड बना, लेकिन हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ब्रेड है। अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते, फाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वही जीडीपी होता है, यही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जोड़ते हैं तो 200 रुपये। तो अगर हम देखें इस किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस कंट्री की जीडीपी कितनी होगी, 200 रुपये होगी, क्योंकि फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्राइस 200 रुपये निकल करके आ रहा है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड
किसान ने कितनी वैल्यू ऐड की हमारे देश के लिए सर 100 रुपये, क्योंकि उसने गेहूं उगाया और 100 रुपये में हमको बेच दिया। किसको बेच दिया? चक्की वाले को, ठीक है। मिलर यानी कि चक्की वाले ने कितना ऐड किया भाई, उसने 100 रुपये का खरीदा था और उसको जो है पीस करके 150 रुपये का बेच दिया, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की सर? 50 रुपये ऐड की, ठीक है। इसी तरीके से जो बेकरी वाले था, बेकरी वाले बंदे ने क्या किया, 150 रुपये का जो है आटा खरीदा और उसको 200 रुपये में ब्रेड बना करके बेच दिया, तो इसने कितनी वैल्यू ऐड की सर? 50 रुपये ऐड कर दी, ठीक। इसने भी 50 रुपये ऐड कर दी। तो देखो हर एक व्यक्ति वैल्यू ऐड कर रहा है। किसान ने कितनी ऐड की? 100 रुपये की वैल्यू ऐड की। मिलर ने कितनी वैल्यू ऐड की? 50 रुपये की। बेकर ने कितने की ऐड की? 50 रुपये की। तो कुल मिलाकर के अगर हम सारा जोड़ें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आया? 200 रुपये ही आया, ठीक है। और जीडीपी कितनी? 200 रुपये ही होगी, फाइनल प्राइस ऑफ द ब्रेड, ठीक है। बात समझे? तो वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पर मुद्दा होता है, ठीक है। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, डेफिनेशन समझ में आएगी अगर ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेगा। देखिए अब फिर से समझिए एग्जाम्पल के बाद, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया। एक एरिया में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं या किसी इंडस्ट्री में किसी सेक्टर में, उसमें से माइनस कर दीजिए जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको। तो जैसे हमने जो है 150 रुपये का आटा चक्की वाले को जो है आटा चक्की वाले ने आटा जो है आटा 150 रुपये का बेचा, आटा 150 रुपये का बेचा और 100 रुपये का उसने गेहूँ खरीदा था, 100 रुपये का उसने गेहूं खरीदा था। तो ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया 100 रुपये का, 100 रुपये इंटरमीडिएट में कंज्यूम हो गया, जो गेहूं हमने खरीदा वो तो खत्म हो गया। हमने कितनी वैल्यू ऐड की भाई? हमने गेहूं खरीदा 100 रुपये का और उसको बेचा कितने का सर? पीस करके 150 रुपये का। तो ये 100 तो खत्म हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटा दिया, तो इसीलिए लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 100 रुपये तो चले गए। तो मैंने कितना ऐड किया सर? मैंने अपनी तरफ से, यानी कि जो चक्की वाला है, मिलर है, उसने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू ऐड की? 50 रुपये ऐड की। वही बात यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड की जा रही, ठीक है। आई बिलीव नाउ इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, समझ में आई होंगी बातें। जीबीए एट बेसिक प्राइस इज द न्यू मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कंपाइल्ड फ्रॉम 2011 बाई एनएसओ, रिप्लेसिंग प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस क्या होता है पहले हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। ये अब नया इकोनॉमिक मेजर माना जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। कब से? 2011 से। पहले जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता था, अब उसी की जगह पर जीबी एट बेसिक प्राइस कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद में ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझाया था मैंने ग्रॉस वैल्यू एडेड का। तो देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस इक्वल टू होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें प्रोडक्शन, ध्यान देंगे प्रोडक्शन वाला, किसी जैसे पोल्यूशन टैक्स जोड़ा और पोल्यूशन सब्सिडी घटाई, ठीक है। जीडीपी एट अगर मार्केट प्राइस देखा जाए तो जीबीए एट बेसिक प्राइस, ये जो ये निकाला हमने, जीबीए एट बेसिक प्राइस ये लेते हैं प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। इसमें प्रोडक्ट का टैक्स और प्रोडक्ट की सब्सिडी को जोड़ते और घटाते हैं, तब हमारा फ्रेंड जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल करके आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे फार्मूला। तो पहला ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, तो ध्यान करिए बेसिक प्राइस कैसे कैलकुलेट किया था? फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स कौन सा? प्रोडक्शन वाला, और माइनस सब्सिडी कौन सी? प्रोडक्शन वाली। वही चीज़ हुई है, देखिए बस यहाँ पर जीबीए कर दिया गया, ध्यान दीजिए, जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस वही प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है। उसके बाद में जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जीबीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी। ये भी याद करिए मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट किया गया था? जो बेसिक प्राइस था उसमें प्रोडक्ट टैक्स जोड़ा था और प्रोडक्ट सब्सिडी घटाई थी। अब देखिए वही हो रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट टैक्स को सर जोड़ा है, प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाई है। वी नीड टू फाइंड आउट द जीबी एट बेसिक प्राइस, ठीक। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है? देखिए यहाँ पर यूज हुआ है प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी दोबारा से, तो मैंने ये सब आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट अगेन, ओके। अब जीबीए और जीडीपी का थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। भाई दो चीज़ें हमारे पास आई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड, दोनों में कंपेयर करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड यूजिंग टू मेन मेथड्स, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। मतलब कहने का कि अगर आप जो है इकोनॉमिक
ग्रोथ जानना चाहते हैं तो दो तरीकों से जान सकते हैं। डिमांड साइड यानी कि कस्टमर क्या चीज़ें डिमांड कर रहा है, और सप्लाई साइड यानी कि जो है प्रोड्यूसर क्या क्या चीज़ें सप्लाई कर रहा है, इसके आधार पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जीबीए किस साइड में आता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड अंडर सप्लाई साइड, सप्लाई साइड में आता है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके लोगों को चीज़ें सप्लाई करना चाहता है, हम ब्रेड बना करके बेचना चाहते हैं, उस साइड में जीबीए आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड अंडर सप्लाई साइड। द वैल्यू एडेड बाय द वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस आर एडेड अप टू ड्राइव द ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड लाने के लिए क्या किया जाता है? सप्लाई साइड में जो भी वैल्यू ऐड की जाती है इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर द्वारा, उनको जोड़ा जाता है। एग्रीकल्चर ने कितना जो है एग्रीकल्चर साइड ने मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने कितना जो है वैल्यू ऐड की, इंडस्ट्री में सर्विस में कितनी वैल्यू ऐड हुई, उन सभी को जोड़ करके ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ध्यान रखें ग्रॉस वैल्यू एडेड सप्लाई साइड होता है। जैसे अभी मैंने आपको किसान वाला एग्जांपल दिया था, वो क्या किया था, हमने सारे लोगों का एक में ही जोड़ लिया। फिर आता है फ्रेंड जो है जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो जीडीपी तो अंडर डिमांड साइड होता है। ठीक है, ये सप्लाई साइड की बात नहीं हो रही फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करते हैं डिमांड साइड की। तो जीडीपी इज अराइव्ड बाय एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे किए जा रहे हैं, जो कस्टमर खरीदता है ना, इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो भी खर्चे किए जा रहे हैं उन सब को जोड़ करके हमारा जो है जीडीपी निकलता है। ये डिमांड साइड का पार्ट होता है। ब्रॉडली अगर हम बोलें, देयर आर 4 सोर्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, 4 सोर्स होते हैं जहाँ से खर्चे जनरेट होते हैं। पहला प्राइवेट कंजम्पशन, यानी प्राइवेट कंजम्पशन में लोग खर्चे कर रहे हैं, घर वाले खर्चे कर रहे हैं, जो हम खरीदते हैं चीज़ें, कंज्यूम करते हैं, सब्जी, जो कुछ भी सब्जी, आटा, दाल, चावल जो भी है। ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेस के खर्चे होते हैं। ठीक है, और जो है नेट एक्सपोर्ट होता है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हुआ एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा दिया जाए। तो ये 4 जो है तरीक़ों से खर्चे जनरेट होते हैं। 4 तरीके से, एक तरीके से कह लीजिए 4 जगह हैं जहाँ से पूरी तरह से इनकम जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद में इट इंक्लूड ऑल द टैक्सेस रिसीव्ड एंड ऑल द सब्सिडी डिसबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो है जीडीपी में जितने भी टैक्स मिले हैं उनको, और जो सब्सिडी दी गई हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो जीडीपी इज इक्वल टू जीबीए एडेड विद द नेट टैक्स, यानी कि टैक्सेस माइनस सब्सिडी। यानी ये बोलते हैं कि भाई जीडीपी इक्वल टू आपका जीबीए हो गया, प्लस उसमें टैक्स जोड़ दीजिए और माइनस उसमें से सब्सिडी अगर घटा दीजिए तो जीडीपी के बराबर ही है। ग्रॉस वैल्यू एडेड में टैक्स और सब्सिडी अगर जो है शामिल कर ली जाए तो जीडीपी निकल आती है। व्हाइल जीडीपी इज ए मेजर ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज, जीवीए इज ए बेटर मेजर टू कंपेयर द डिफरेंट सेक्टर विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर इकोनॉमीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करना है तो जीडीपी बेस्ट है, लेकिन अलग अलग सेक्टर जो है इकोनॉमी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए जीबीए यूज करिए। दुनिया की सभी इकोनॉमी को कंपेयर करना है, यूएस अच्छा कर रहा है कि इंडिया, तो जीडीपी यूज करिए। लेकिन अगर पता करना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अच्छा कर रही है कि माइनिंग इंडस्ट्री की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो उसके लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड बेहतर विकल्प है। जीबीए इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन लुकिंग एट क्वार्टरली ग्रोथ डेटा। जीबीए अच्छा तब होगा जब हम क्वार्टरली ग्रोथ डेटा पर देखें, क्वार्टरली ग्रोथ डेटा को देखें। क्यों? बिकॉज क्वार्टरली जीडीपी इज अराइव्ड बाई अपॉर्शनिंग डिवाइडिंग द ऑब्जर्व्ड जीबीए डेटा इनटू डिफरेंट स्पेंडर कैटेगरी। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जीबीए जो है मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम उसके क्वार्टरली डेटा पर लुक इनटू करते हैं, क्योंकि क्वार्टरली जीडीपी कैसे जनरेट की जाती है, जो जीबीए का डेटा है उसी को आधार मान करके ही जीडीपी निकाली जाती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर जीडीपी पता करना है तो जीबीए पता कर लो, प्लस उसमें टैक्स और माइनस उसमें सब्सिडी अगर आप घटा दें तो आपका जीडीपी निकल आएगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड जो है हमारी बात। हमने कंपेयर कर लिया सर यहाँ पर क्या चीज़, ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी। पहला जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड किस साइड का होता है सर? सप्लाई साइड का होता है। जितने भी वैल्यू हमने इकोनॉमी में ऐड की है उसी को जोड़ करके ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलता है। अलग अलग सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, सर्विस से कितनी वैल्यू ऐड हुई। वैल्यू कैसे ऐड होती है उसका एग्जांपल मैंने आपको किसान वाला दिया था, गेहूं उत्पादन से रिलेटेड। ठीक है, जीडीपी में हम डिमांड साइड की बात करते हैं, जितने भी इकोनॉमी में खर्चे होते हैं उन सबको जोड़ करके बेसिकली जीडीपी निकलती है। 4 तरीके के खर्चे होते हैं इकोनॉमी में। कौन कौन से? प्राइवेट कंजम्पशन, यानी लोग क्या खा पी रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है, बिजनेसेस क्या खर्चा कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट कितना, नेट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है हमारा, यानी कि जितना हम भेज रहे हैं और कितना हम मंगा रहे हैं उनका घटा करके। ज़्यादातर हमारा ये निगेटिव में ही रहता है,
नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ये निगेटिव में रहता है। लेकिन ये 4 तरीके होते हैं जिनसे हम खर्चे पता कर सकते हैं, और इसमें जो है सारे टैक्सेस, जीडीपी में टैक्स और सब्सिडी को भी शामिल किया जाता है। तो जीडीपी इक्वल होती है किसके, जीबीए के, जीबीए प्लस उसमें नेट टैक्स, नेट टैक्स मतलब टैक्स जोड़िए और सब्सिडी घटाइए तो उससे जीडीपी निकल आती है। जीडीपी जो है कंपैरेटिव स्टडी में काम आता है। अगर इकोनॉमीज़ का कंपेयर करना है तो जीडीपी यूज करिए, अगर इकोनॉमी के अंदर में डिफरेंट सेक्टर का कंपेयर करना चाहते हैं तो जीबीए को यूज करिए। जीबीए जो है क्वार्टरली डेटा अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो जीडीपी निकाली जाती है क्वार्टरली बेसिस की वो जीबीए के आधार पर ही निकाली जाती है। ठीक है, अब आता है अगला फ्रेंड जो है वो है क्या, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल इनकम, द डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी मेजर्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अराइजिंग आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से कितने जो है, जो भी गुड्स और सर्विसेज हमारे बने, ठीक है, उन सबको डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया जाता है। जबकि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेशनल इनकम क्या होती है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जितनी भी इनकम जनरेट हुई उन सबको जोड़ दीजिए तो नेशनल इनकम निकल आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जितनी भी इनकम हुई सर, अगर आप उनको सभी को जोड़ दें तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो फार्मूला होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस ले लीजिए। हम ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं जीएनआई, तो जीडीपी ले लीजिए, किस पर, मार्केट प्राइस पर ले लीजिए। ठीक है, नीचे मार्केट प्राइस लिख लीजिए इक्वल टू, और जीएनआई किस पर निकाल रहे हैं, ये भी मार्केट प्राइस पर निकाल रहे हैं। जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, प्लस उसमें टैक्स जोड़ दीजिए, माइनस उसमें सब्सिडी हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में प्लस करिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी वो भी नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से कितनी आई, मैं समझाता हूँ अभी, परेशान ना हो। प्लस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हुई वो भी नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सारी चीज़ें जोड़ करके फ्रेंड्स जो है हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम निकलता है। पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, और तीसरा प्रॉपर्टी इनकम होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें। ठीक है, ये नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जीएनआई इक्वल टू जीडीपी चाहिए प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रॉपर्टी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यानी कि जीडीपी मान लो 100 रुपए की है हमारी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई एंड प्रॉपर्टी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। पूरी दुनिया से हमारे देश में लोगों ने कितना कमा के भेजा, 500 रुपए, और उनकी जो विदेशों में प्रॉपर्टी उससे कितनी इनकम हुई, मान लो 500 रुपए, यानी विदेश से कमाई कुल मिलाकर के, चाहे वो सैलरी के तौर पर चाहे उनकी प्रॉपर्टी ही, इसकी वजह से जो कमाई हुई वो हमारे देश में कितना आया, दैट इज हियर। ठीक है, प्लस उसमें से माइनस करेंगे क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रॉपर्टी इनकम पेबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही हमारे देश से कितना कमा के लेके भाग गए उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी जीडीपी 100 रुपए की है, हमने विदेश से कमाया कितना, विदेश से कमाया सर 500 रुपए, और हमारे देश से कितना कमा के लोग भाग गए सर 300 रुपए। तो बस ये हमारा जो है ग्रॉस नेशनल इनकम होती है 100 रुपए की जीडीपी, और प्लस ये आपका मान लीजिए 200 रुपए, और तो 300 रुपए की हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम हुई। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि यहां पर कह रहा है कि भाई एम्प्लॉय को कंपनसेशन कितना मिला विदेश से, और उसकी जो विदेश में प्रॉपर्टी उससे कितनी कमाई हुई जो हमारे देश में आई दुनिया से, पूरी दुनिया से जो पैसा कमा करके हम लाए, हमारे लोग लाए, उनकी प्रॉपर्टियों ने लाया, माइनस उसमें से कितना हमारे यहाँ से कमा करके लेकर चले गए, चाहे उन विदेशी लोगों की प्रॉपर्टी रही हो चाहे विदेशी लोगों की सैलरी रही हो, तो उसे ही जो है सर जीएनआई कहते हैं। नाउ इट विल मेक मोर सेंस, अब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ग्रॉस नेशनल इनकम इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कंपनसेशन कितना मिला, वो भी नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से कितना नेट रिसीवेबल, नेट रिसीवेबल का मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना हम कमा करके लाए और माइनस कितना हमारे यहां से कमा कर ले गए, दैट इज नेट रिसीवेबल। विदेश से कितना नेट रिसीव होने वाला है, हम इसी उम्मीद में रहेंगे कि हमारे यहाँ दुनिया से ज़्यादा कमा के आए, हमारे यहाँ से कम जाए।
इसीलिए नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, विदेश से कितना आ रहा है, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है भाई। अगर हम 500 रुपये कमा करके ला रहे हैं अपने देश में और हमारे देश से लोग 300 कमा करके लेकर चले जा रहे हैं विदेशी लोग, तो 200 रुपये हुआ नेट हमारा, 200 रुपये, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो उल्टा हो जाए, हम केवल 100 रुपये कमा पा रहे हैं और हमारे देश से जो है विदेशी लोग आकर के 600 रुपये कमा करके ले जा रहे हैं, तो भाई हमारा माइनस 500 रुपये का, मतलब हम 500 रुपये हमारे देश से चला जा रहा है। तो नेट रिसीवेबल विदेश से कितना हो रहा है वो चीज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयों को सैलरी कितनी दी गई, प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हुई, ये भी नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, समझ गए होगे। यानी हमारे देश की प्रॉपर्टी, जो हमारे देश के लोग हैं उनकी विदेशों में कितनी प्रॉपर्टी ने कमाई की, प्लस जो विदेशी लोग हैं उनकी हमारे देश में जो प्रॉपर्टी उसने कितनी कमाई की, दैट इज हियर। ओके, समझ में आ गया होगा ग्रॉस नेशनल इनकम आपको मेरे ख्याल से, ठीक है, इसीलिए दोनों डेफिनेशन लेकर मैं आया था, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम मैंने बताया कि जीडीपी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनको जोड़ा जाता है, जबकि नेशनल इनकम में इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जितनी भी इनकम जनरेट होती है उसको जोड़ा जाता है। ग्रॉस नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें टैक्स जोड़िए, सब्सिडी घटा दीजिए, प्रोडक्शन वाली ध्यान देंगे, प्रोडक्ट वाली नहीं, प्रोडक्शन वाली, ठीक है, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, विदेश से कितनी आई और हमारे देश से कितनी गई कंपनसेशन, और प्रॉपर्टी से विदेश से कितनी इनकम हुई और हमारे देश से कितनी इनकम गई, नेट निकाल करके अब जोड़ देंगे। वही बात यहाँ लिखी गई, जीएनआई इक्वल टू जीडीपी, कंपनसेशन कितना और प्रॉपर्टी इनकम कितनी रिसीव हुई दुनिया से हमें और हमारे से कितनी चाहिए गई दुनिया को, उन्हीं को जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है फ्रेंड्स, जीडीपी कितनी है हमारी, उसमें जोड़ दीजिए कितना हमारे विदेश में हमारे लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था उससे टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ। कैपिटल गेन का क्या मतलब होता है, सोचो कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा और उसको 150 रुपये का बेचा, तो ये 50 रुपये जो आपने गेन किया इसी को ही फ्रेंड्स कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। जो 50 रुपये आपको बढ़ा दैट इज कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन दो तरीके होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो लंबे समय बाद मिलते हैं, जैसे 20 साल बाद बेचा शेयर तो लॉन्ग टर्म हो गए, और शॉर्ट टर्म होते हैं जो कम समय में बेचा गया, ठीक है। 100 रुपये का शेयर 150 रुपये का एक ही साल में बेच दिया तो शॉर्ट टर्म गेन बोलेंगे, अगर 4-6 साल बाद बेचा और फिर 50 रुपये कमाए तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यही बोला कि भाई विदेश में जो इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों ने उसमें कैपिटल गेन कितना हुआ उसको जोड़ो और माइनस जो हमारे देश में जो विदेशी लोगों ने कमाया उसको घटा दो, तो उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे लोगों ने जो विदेश में इन्वेस्ट किया था उससे कितनी कमाई हुई माइनस जो विदेशी लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया था उससे कितना ले गए। मतलब हम विदेश में इन्वेस्टमेंट करके कितना कमा कर लाए और दूसरा विदेशी लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करके कितना कमा कर ले गए, बस वही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यही फार्मूले के तौर पर इन्होंने लिखा कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनआर। एनआर क्या होता है, नेट इनकम रिसिट बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके, नेट रिसिट या नेट इनकम रिसिट बोलते हैं। जीडीपी में नेट रिसिट जोड़ते हैं। नेट रिसिट क्या होती है, नेट इनकम फ्रॉम एसेट अब्रॉड, विदेश में जो एसेट है उससे नेट इनकम कितनी हुई उसी को नेट रिसिट बोला जाता है। विदेश में जो हमारे एसेट हैं उनसे कितनी इनकम हुई तो नेट इनकम बोल रहा है। नेट इनकम कितनी हुई विदेशी एसेट से, तो मतलब वही हो गई कि भाई हमारे जो है एसेट अब्रॉड होंगे, ठीक है। अगर एसेट अब्रॉड होंगे तो उससे कमाई आएगी हमारे देश में, लेकिन कुछ विदेशी लोग होंगे जिनके जो है डोमेस्टिक एसेट होंगे, हमारे देश में एसेट होंगे और यहाँ से कमाई जाएगी भी, तो इसमें से इसको घटा दें तो दैट इज नेट इनकम, तो वो नेट इनकम का पार्ट बनेगी, ठीक है। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी में नेट इनकम रिसिट को जोड़ा जाता है, ठीक है। बस यही इतनी बातें फ्रेंड्स यहाँ पर करनी थी हमें, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होना चाहिए, नहीं अभी भी है ग्रीन जीडीपी इंडिकेटर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और समय दीजिए। यूटिलिटी की बात करेंगे हम, जीडीपी यूटिलिटी। जीडीपी इज एन एग्रीगेट मेजर, इट डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट हाउ द जीडीपी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब जीडीपी एक एग्रीगेट मेजर है, ये जीडीपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है लोगों के बीच में उसके बारे में बात नहीं करती है। पर कैपिटा
पर कैपिटल मतलब पर पर्सन इनकम कितनी होगी। अनदर डेरिवेटिव ऑफ जीडीपी आल्सो डज नॉट इंडिकेट द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पर कैपिटल इनकम भी हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी जीडीपी से ही निकलता है, लेकिन वो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न के बारे में नहीं बताता है। इसका क्या मतलब है भाई, जीडीपी हमने बोला कि हमारी जीडीपी जो है 8.5% के रेट से बढ़ रही है, तो पूरा देश 8.5% के रेट से बढ़ रहा है, मैं कितने रेट से बढ़ रहा हूँ उससे नहीं मतलब है, गरीब अमीर मतलब नहीं है, अडानी हाउ ही इज डूइंग, मैं कैसा कर रहा हूँ उससे कोई मतलब उसका नहीं है, कितनी ज़्यादा संपत्ति उसके पास कितनी कम हमारे पास है उसके बारे में बात नहीं करता है। जीडीपी एक प्रॉब्लम है इसकी। दस अ कंट्री मे हैव हाई जीडीपी, हो सकता है कोई कंट्री हो जिसकी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही हो, बट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लेकिन उसकी जो इनकम है अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, गरीब गरीब है और अमीर बहुत अमीर है। ओके, सच इनक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन लीड टू सोशल टेंशन। अब भाई अगर इनकम में अप डाउन रहेगा तो भाई सोशल टेंशन बढ़ेगी ही, ठीक है। लाइक द इनक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एमंग पॉपुलेशन देयर कुड बी रीजनल डिस्पैरिटी इन जीडीपी, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ तो है ही पॉपुलेशन में, किसी को बहुत पैसा है किसी को बिल्कुल नहीं पैसा है, लेकिन उसके साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटी भी होती है, क्षेत्रीय असमानताएं भी पाई जाती हैं। हो सकता है कुछ ऐसे राज्य हों जो बहुत डेवलप हों, है ना। फ्यू डेवलप्ड स्टेट कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री जीडीपी एंड मेजॉरिटी ऑफ लेस डेवलप्ड स्टेट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटिंग मीगर, मतलब बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे हमारे देश में 27 राज्य हैं, ठीक है, तो इसमें से हो सकता है 5-6 राज्य ऐसे हों जो बहुत अच्छा, पूरी जीडीपी है हमारी सोचो 100 रुपये की, तो इस 100 रुपये में से इन्हीं 5-6 राज्यों का 80 रुपये कंट्रीब्यूशन है, बाकी जितने भी राज्य बचते हैं, मान लो 21 राज्य बचा तो उसकी जो है केवल 20% हिस्सेदारी है, ठीक है, ऐसा भी है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई हायर वेलफेयर, ध्यान रखें, मतलब अच्छी जीडीपी अगर आपकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का अच्छा भला हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा वेलफेयर हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। जीडीपी हो सकता है 12% के रेट से बढ़ रही हो लेकिन लोग दुखी हों, ठीक है। वेलफेयर इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट which encompasses include development in all aspect of society, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, मतलब कहने का कि वेलफेयर भले का मतलब हुआ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें हर चीज़ को शामिल, लोगों को एजुकेशन मिल रही कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, सैनिटेशन है, साफ सफाई है ना, बेसिक नेसेसिटी पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, सारी फैक्टर्स होते हैं। इंडिया हैज ओवर टाइम ग्रोन फ्रॉम लो जीडीपी नेशन टू हाई जीडीपी नेशन, मतलब पहले हमारी जीडीपी नॉर्मल थी, धीरे धीरे ये बढ़ी है। येट इट्स सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर नॉट कमेंसरेटली फेवरेबल, लेकिन जो इसके सोशल इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, इनमें हमारी है ना स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देयरफॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जीडीपी शुड ऑलवेज बी सप्लीमेंटेड बाई सम काइंड ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज डेवलप्ड बाई वर्ल्ड बैंक। तो मतलब बोलते हैं कि अगर आपको सही में जानना है कि देश में स्थिति कैसी है तो जीडीपी तो जानो ही कि जीडीपी कैसी है, लेकिन HDI भी देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो जिसको वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है। इनका कहने मतलब ये है कि जीडीपी अच्छा कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बेसिकली जो ये कहना चाह रहे हैं हर बार में, ठीक है। जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री if the country is an export oriented economy like one of the those ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, ठीक है। मतलब जीडीपी जो है टोटल इनकम नहीं बता पाएगी किसी कंट्री की अगर वो कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एक्सपोर्ट करती है, चीज़ों को भेजती है बाहर। क्यों? क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज मोर एक्यूरेट मेजर इन दिस कंस्ट्रक्ट एज इज फैक्टर द अर्निंग फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर्स। मतलब कहना क्या है कि अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं हम, एक्सपोर्ट करके चीज़ों को कमाते हैं, तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू स्तर पर जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है उसको टोटल जोड़ेंगे, तो जो एक्सपोर्ट करके पैसा आया है उसको हम जीडीपी में नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक नहीं है, वो तो विदेश से आई हुई इनकम है, हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसीलिए कह रहा है कि जीडीपी से ये मेजरमेंट नहीं हो पाएगा अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री एक्सपोर्ट करती है ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद में concept like GDP does not throw light on how much of a population is financially excluded or included। मतलब जीडीपी से हमें ये नहीं पता चलता कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है या नहीं हुआ है। लो लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन टुडे इज ए ग्लोबल मैलेडी एंड देयरफॉर जीडीपी मेजर शुड बी
इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग, मतलब बोलते हैं कि मतलब अभी देखा जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जीडीपी मेजर्स को सही करने की ज़रूरत है, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। वन ऑफ द न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट इज जीडीपी टुडे इज ग्रीन जीडीपी। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है जीडीपी में, ग्रीन जीडीपी, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम यूटिलिटी दोबारा से देखते हैं। तो जीडीपी एक एग्रीगेट मेजर है, पहली बात, सब मिला करके ये बताता है। और ये जो है जीडीपी कैसे लोगों के पॉपुलेशन के बीच में जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वो नहीं बताता है। पर कैपिटा इनकम भी जीडीपी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति इनकम कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़्यादा बताता नहीं है। इस तरीके से एक कंट्री हो सकती है जिसकी जीडीपी बहुत अच्छी हो, लेकिन जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बेकार हो जाता है, बहुत ख़राब होगा, जिसकी वजह से सोशल टेंशन, झगड़े, दंगे फसाद होते हैं। ठीक है, इनक्वालिटी तो इनकम में होती ही है, उसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटी भी जीडीपी में पाई जाती है। हो सकता है कुछ ऐसे राज्य हों जो बहुत अच्छा कर रहे हों और कुछ ऐसे राज्य हों जो बहुत बेकार कर रहे हों। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। अच्छी जीडीपी होने का मतलब ऐसा नहीं कि सबका अच्छे दिन चल ही रहे हों, सबका भला हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेलफेयर में हम बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं। इंडिया जो है पहले लो जीडीपी नेशन था, अब हाई जीडीपी नेशन है, लेकिन फिर भी सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम अच्छा नहीं कर रहे, बहुत सारे इंडेक्स हैं जहाँ पर हम अच्छा कर नहीं रहे। तो इसी पर बोला कि भाई जीडीपी तो लो ही, साथ ही साथ कुछ इंडेक्स वगैरह भी यूज करो जिससे तुम्हें पता चले कि हाँ एक्चुअल में क्या सिनारियो चल रहा है आपके देश में। तो उसमें वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को कहा गया, यूज करो, जिसको वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया। ध्यान रखें, वर्ल्ड बैंक ने HDI को डेवलप किया हुआ है। ठीक है, जीडीपी जो है, अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, ऐसी कंट्री जो सिर्फ सामान एक्सपोर्ट करके अपनी ज़िंदगी चलाती है, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाने वाली कंट्री, तो उस कंट्री की टोटल इनकम जो है जीडीपी से नहीं निकलेगी। उसके लिए जीएनपी ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो सेक्टर से इनकम है हमारी, एक्सपोर्ट से जो इनकम होती है, उसको जीडीपी में हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जीडीपी जो है ये नहीं बताती है कि कितनी पॉपुलेशन हमारे फाइनेंशियली इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, इसके बारे में जानकारी नहीं देती है। और ये बहुत ही, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में अभी भी। तो ऐसे में जीडीपी मेजर्स को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। और एक नया कॉन्सेप्ट आया है जीडीपी में, ग्रीन जीडीपी, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये है सर ग्रीन जीडीपी की बात करेंगे। अ कंट्री मे बी अचीविंग हाई जीडीपी बट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ग्रीन जीडीपी, हरी जीडीपी, यानी ऐसी जीडीपी जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अगर हम अपनी जीडीपी को बढ़ाएं तो उसे ग्रीन जीडीपी कहा जाएगा। तो एक कंट्री है जो अपनी जीडीपी की रेट तो बहुत अच्छी रखे हुए है, बहुत हाई जीडीपी उसने दिखाया, लेकिन किस कास्ट पर? इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा करके। इन्वायरमेंटल इशू इन ग्रोथ आर क्वाइट पर्टिनेंट एंड सेंसिटिव मैटर टुडे। आजकल भाई ये मतलब लगातार इशू बना ही हुआ है ना। जो है बहुत सारे हमारे समझौते हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेरिस समझौता है ना, COP वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाई गई हैं ताकि इन्वायरमेंट को सस्टेन किया सके, रोका जा सके। स्टैटिस्टिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी विद द डेवलपिंग मॉडल व्हिच कैन मेजर ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी को मेजर करने के लिए जुगाड़ लगाए हुए हैं कि हाँ कोई फार्मूला लाओ जिससे ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट किया जा सके। ग्रीन जीडीपी को और दूसरे नाम से इन्वायरमेंटली एडजस्टेड जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कंसीडर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी आपको समझ में आ गया ना कि हम इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए अगर जो है अपनी जीडीपी अच्छी रख सकें तो उसे फ्रेंड्स ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इन्वायरमेंटली एडजस्टेड जीडीपी के नाम से भी ग्रीन जीडीपी को जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या है और ये बताता क्या है? इंडिकेटर क्या है और बताता क्या है? तो पहला है जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर बोलते हैं कि 8% जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब हुआ कि हमारी इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी बताता है। जीडीपी पर कैपिटा यानी पर पर्सन, कैपिटा का मतलब पर पर्सन जीडीपी क्या है? द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलप इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्री। दूसरी कंट्री के मुकाबले हमारे देश में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बताता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पर वर्क आवर, हर घंटे हम एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये, तो ये क्या है? लेबर कॉस्ट को बताता है। सेविंग को डिवाइड कर दीजिए जीडीपी से, तो नेशन की सेविंग रेट क्या है ये बताता है। नेशन की सेविंग रेट, अगर सेविंग को जीडीपी से डिवाइड, यानी हमने कितना सेव किया पूरे देश ने, डिवाइड बाई जीडीपी, तो पूरा देश कितने सेविंग रेट है उसका वो बताता है। सेविंग को डिवाइड किया जाए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से,
तो इन्वेस्टमेंट की डोमेस्टिक फंडिंग यानी कि हम जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसमें घरेलू जो है कितना पैसा लग रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। हाउस होल्ड की सेविंग को डिवाइड किया जाए डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, घर में आपने कितना बचाया उसको डिवाइड किया गया कि हमारे पास कितनी इनकम थी जिसको हम खर्च कर सकते थे, तो वो बताता है सेविंग रेट ऑफ हाउस होल्ड। एक पर्टिकुलर जो घर है हाउस होल्ड है उसका सेविंग रेट क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ये पूरा लेक्चर अपना एकदम ख़त्म है फ्रेंड्स जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंडिकेटर्स देखिए, हमने इंडिकेटर्स की बात की, कौन सा इंडिकेटर है क्या बताता है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट बताती है कि हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जीडीपी पर कैपिटल यानी पर पर्सन जीडीपी कितनी है, तो ये बताता है कि दूसरी कंट्री के मुकाबले हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ है। एम्प्लॉय को पर आवर हम कितना कंपनसेशन, कितना सैलरी दे रहे हैं, तो उसे लेबर कॉस्ट कहते हैं। सेविंग को अगर डिवाइड कर दिया जाए जीडीपी से तो बताते हैं कि पूरा देश की सेविंग रेट क्या है, 5% सेव कर रहे हैं, 10% सेव कर रहे हैं, ये पता चलेगा। सेविंग को डिवाइड किया जाए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से, तो उससे पता चलता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट में डोमेस्टिक घरेलू फंडिंग कितनी है, यानी कि जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल हमारे देश में लगा हुआ है उसमें सेविंग का पार्ट कितना है ये बताता है। और सेविंग, घर की सेविंग कितनी है डिवाइड कर दीजिए उसको डिस्पोजेबल इनकम, कितनी इनकम आप खर्च करने के लिए तैयार हैं। जैसे डिस्पोजेबल इनकम मतलब मान लो 60,000 कमाते हो तो उसमें से 20,000 तो इधर उधर कट जाता है, तो बचा केवल 40,000। यही 40,000 ही तुम खर्च कर सकते हो, ये ईएमआई में चला गया, इनकम टैक्स में चला गया, तो ये 40,000 डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम सेविंग तुम्हारी कितनी हुई सर, मान लो 5,000 डिवाइड बाई डिस्पोजेबल इनकम दी थी 40,000 रुपये, तो इससे पता चलता है कि आपका हाउस होल्ड किस रेट पर सेव कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो बस ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो आई बिलीव फ्रेंड्स यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म हो जाता है, आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।